आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसका ट्रेंड पढ़ना है कि अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक ही बात है, लेफ्ट से अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा हूँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। और मेरे पास खुद आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, बात आपके पास क्या है जी, सेम ही है। अब आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है कि आपके पास एटम में न्यूक्लियस होता है और एटम के पास आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आपके पास ऑर्बिट होते हैं जी, ठीक है जी। उस ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उन ऑर्बिट में आपके पास जो सबसे लास्ट ऑर्बिट या सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, वैलेंस सेल बोलते हैं जी। इस वैलेंस सेल में से या क्या बोला जाता है आपके पास, आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है। इस आउटर मोस्ट सेल में से ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस आउटर मोस्ट सेल में से आपको क्या करना है जी, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, निकालने के लिए या रिमूव करने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कब, जब आपका एटम कौन सी स्टेट में हो, आइसोलेटेड गैसियस फेज में। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि एक आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और कब, जब आपका एटम आइसोलेटेड गैसियस फेज में हो। minimum amount of energy required to remove the electron from the isolated gaseous phase। तो आपके पास उस एनर्जी को क्या बोला जाता है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन व्हेन एटम प्रेजेंट इन आइसोलेटेड गैसेस फेज। तो उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको आप क्या बोलते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो जी। आई बात समझ में। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जांपल क्या है से समझते हैं। मेरे पास क्या जी, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। पहले सेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर मेरे पास 11। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आपका सोडियम बनता है Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया जी, लूज कर दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, यहाँ तक आज बात समझ। अब हमने एग्जांपल लिया कि मेरे पास एल्यूमिनियम था, सबसे पहले गैसेस फेज में था। इसमें से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है जी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया Al पॉजिटिव और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलूँगा जी। अब मेरे पास Al पॉजिटिव था, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, मेरे पास Al2 पॉजिटिव बन गया जी। यहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसको मैंने IE2 बोल दिया। अब मेरे पास Al2 पॉजिटिव में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, मेरे पास बन गया Al3 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। ये मेरे पास बनता है
IE3। अब मेरे पास ये तीनों एनर्जी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि एक के बाद मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, ये सारी की सारी एनर्जी मेरे पास क्या जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास। अब मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है, मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड है और मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड है, किसकी वैल्यू मेरे पास सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा वैल्यू मेरे पास किसकी होगी? थर्ड की। आयोनाइजेशन एनर्जी में जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा वैल्यू मेरे पास बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? इसका एटॉमिक नंबर 13 था जी, इसका एटॉमिक नंबर 13 था, तो उस टाइम इसमें 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इस टाइम यहाँ पर मेरे पास 13 प्रोटॉन है और मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मेरे पास 13 प्रोटॉन है और मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर मेरे पास 13 प्रोटॉन है और मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ रहा है, मेरे पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या हुए? बढ़ गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से मेरे पास क्या बढ़ा? जेड इफेक्टिव बढ़ा, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसको निकालना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मुश्किल, हार्डली निकलेगा, अगर मुश्किल है तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी क्या लगेगी? हाई लगेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी ज़्यादा? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ये मेरे पास एल्यूमिनियम पॉजिटिव, मेरे पास एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव और मेरे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। जितना ज़्यादा मेरे पास चार्ज होगा, जितना ज़्यादा मेरे पास क्या होगा? चार्ज, जितना ज़्यादा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा मेरे पास क्या जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। उतनी ज़्यादा मेरे पास क्या जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? ठीक है जी, पक्की बात है। मेरे पास जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, मेरे पास कौन सी? जो इसने लिख रखा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे पास जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? मेरे पास कंटिन्यूसली क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जब मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाता है जी? हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है? ज़्यादा लगती है जी। ओके, ये मेरे पास सोडियम था। सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आप हीट क्या कर रहे हो? प्रोवाइड कर रहे हो। हीट क्या कर रहे हो? जब किसी रिएक्शन को कराने के लिए अगर आप प्रोवाइड करते हो तो रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक। क्या आपके पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसमें डेल्टा एच आपके पास क्या? पॉजिटिव। यूनिट आपके पास क्या लिख रखी है इसने? किलो जूल पर मोल। ओके जी, आई बात। एंडोथर्मिक। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम इसको क्या दे रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अपने आप बाहर नहीं निकल रहा इलेक्ट्रॉन, बाहर निकालने के लिए हमने क्या दी? एनर्जी दी। अब बाहर निकालने के लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसी को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एनर्जी दी, ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यूनिट आपके पास क्या है? किलो जूल पर मोल। सर्नली लेफ्ट से राइट जाने पर मेरा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है जी?
इंक्रीज होते हैं, इस बात का पता है Yes. की बात है। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास क्या होगी, बढ़ेगी। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो मेरे पास कैसा बनेगा, जो बॉन्ड बन रहा वो क्या बना मेरे पास, स्ट्रॉन्ग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, हाई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास क्या होगी, हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास क्या होगी, हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या लगेगी, ज़्यादा लगती है। क्या लगती है, ज़्यादा। तो मैं इतनी बात बोल सकता हूँ क्या कि मेरे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, चार्ज के। और साथ ही साथ ये बोल सकता हूँ क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, साइज के। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रहा है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है जी, बढ़ रही है। और चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है मेरे पास, बढ़ रही है। तो ये बोला जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, चार्ज के। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो और आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा जो मेरे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, साइज के। जैसे लेफ्ट से राइट जाने पर साइज आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज। और आयोनाइजेशन एनर्जी मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर जी। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या ट्विस्ट आ गया सर, क्या क्या ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट आ गया, मेरे नाना जी मेरे को कह के गए थे। मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी स्टार्ट की। मेरे नाना जी ने मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। मेरे नाना जी बोल के गए थे ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा होना चाहिए था। लेकिन पता चला कि ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रेंड आपके पास इन्वर्स था। उसकी वजह, ये ट्रेंड होना चाहिए था ऐसा। मुझे पता है सर। ऋषि मुनि कह के गए थे ऐसा ऐसा हो सकता था। मेरे नाना जी आए उसके बाद, उन्होंने कहा देखो ये लिथियम, ये मेरे पास बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसने बोला कि ये बात तो ठीक है बेरिलियम के ज़्यादा, फिर बोला बोरॉन से किसकी ज़्यादा, फिर किसकी ज़्यादा, फिर किसकी ज़्यादा, फिर किसकी ज़्यादा, फिर किसकी ज़्यादा। सर ये क्या कर दिया, यही कर दिया, मेरे नाना जी ने कर दिया ऐसा। किसने कर दिया, मेरे नाना जी ने। मेरे नाना जी ने पता क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी 1s2 2s1। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2s2 2p1। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2s2 2p2। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2s2 2p3। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 2s2 2p4। और फिर हमने लिखे 2s2 2p5। लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद मैंने आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछा, एस में मेरे पास एक ऑर्बिटल, पी में मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल। ये मेरे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक तो ये क्या हो मेरे पास, एम्प्टी हो। एक मेरे पास हाफ फील्ड हो। दूसरे मेरे पास क्या हो जी, जब फुल्ली फील्ड हो। ये होते जी एक्स्ट्रा
स्टेबल। जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा स्टेबल होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी क्या लगेगी? हाई लगेगी। अगर एनर्जी हाई लग रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी? हाई। ठीक है जी, लगी। एम्प्टी है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है। रीजन बताया था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज एनर्जी आपके पास क्या थी? हाई थी। लेस कोलम्बिक रिपल्शन था, शील्डिंग पावर कम थी। ठीक है जी, ऐसी ऐसी बातें बताई गई थी। अगर ऐसी ऐसी बातें बताई गई तो फिर मैंने आपसे पूछा इन दो के बारे में। लिथियम बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा किसकी रही? बेरिलियम की। पहले इसी केस को उठाते हैं जी। ओके, जब इस केस को उठाया गया तो एक साइड लिखा बेरिलियम, एक साइड लिखा बोरोन। तो मैंने लिखा इसको 2s2 और इसको लिखा 2s2 2p1। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ किससे जाएगा? 2s2 से। यहाँ से किस में से जाएगा? 2p1 में से। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा? इस वाले को या इस वाले को? इस वाले को। ये मेरे पास फुल्ली फील्ड है, मेरे पास क्या है जी? फुल्ली फील्ड। फुल्ली फील्ड होने की वजह से ये मेरे पास क्या है जी? एक्स्ट्रा स्टेबल। और मेरे पास एनर्जी का और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। कैसा होता है? कोई चीज़ स्टेबल है तो एनर्जी क्या रही होगी? कम। एनर्जी क्या रही होगी? कम। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम से क्या लगेगी? ज़्यादा। तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा। ठीक है जी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल। क्लियर? आई इतनी बात समझ में? बेरिलियम के और बोरोन के केस में इस चीज़ को मैं किस तरह से लिखूँगा कि ये मेरे पास बेरिलियम, एक मेरे पास बोरोन। मैंने लिखा इसको 1s2 और फिर 2s2। मेरे पास इस तरह से था। अब मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर मेरे को लगेगी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। मैंने लिखा Be पॉजिटिव और आप बना रहे हो ऐसा। मेरे पास बोरोन, आपने लिखा 1s2 2s2 और 2p1। ये आपके पास केस इस तरह से, और आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपने लिखा बी पॉजिटिव और आपके पास केस बनता है ऐसा। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा? बेरिलियम की। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज़्यादा? बोरोन से। क्योंकि जो मेरे पास बोरोन है, बेरिलियम है, वो मेरे पास क्या है जी? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब मैंने बोला कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और मैंने लिखा Be2 पॉजिटिव। सिचुएशन रहेगी ऐसी। अब मैं बोलता हूँ कि बोरोन से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। ठीक है जी, ये मेरे पास बनेगा Be2 पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर तो बचेगा ही नहीं। यहाँ पर तो बचेगा ही नहीं। ये मेरे पास अब क्या बना? फुल्ली फील्ड। क्या बनता मेरे पास? फुल्ली फील्ड। और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना, फुल्ली फील्ड। और ये मेरे पास क्या होते हैं?
एक्स्ट्रा स्टेबल, और जो चीज़ स्टेबल होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन क्या रहेगी, हाई। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा, बोरॉन की, किससे, बेरिलियम से। कहानी मेरे पास क्या होगी, उल्टी होगी जी। ठीक है जी, पक्का श्योर हो, नींद आएगी। ये जालिम दुनिया है, मास्टर कौन छोड़ रहा है। दूसरा रीजन पक्का है, कार्बन का और ना सॉरी नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का बताना पसंद करोगे या सुनिए। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ये एटॉमिक नंबर 8, इसको हमने लिखा 1s2 2s2 2p3, इसको लिखा 1s2, इसको लिखा 2s2, इसको लिखा 2p4। ऑर्बिटल हमने जनरेट कर दिए जी। ऑर्बिटल जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन को भरना फिल कर दिया। ओनली किस वाले को भरा, पी वाले को, 1 2 3 और एक मेरे पास 4। फिर वही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो मेरे पास नाइट्रोजन की पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है वो क्या लगती है जी, हाई। क्या लगती है, हाई। क्वेश्चन क्या आता है, जो नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है, किससे, ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों, तो आपको सिंपल सी बात कहना है कि ये मेरे पास क्या है जी, हाफ फील्ड है जी। और हाफ फील्ड मेरे पास क्या होते हैं जी, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी जी, हाई। ओके, अब अगर मैं लिख रहा हूँ Na पॉजिटिव और यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आपकी सिचुएशन बनती है ये, अब ऑक्सीजन में से आपने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, अब इसकी सिचुएशन बनती है ये। अब जो मेरा ऑक्सीजन है, अब मेरा ऑक्सीजन क्या बन जाता है भाई, हाफ फील्ड। और जो मेरा नाइट्रोजन है वो क्या नहीं रहता मेरे पास, हाफ फील्ड अब नहीं रहता। ये हाफ फील्ड होने से मेरे पास क्या बनता है, एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल कैसे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और फिर ये क्या लिख रहा था मेरे पास, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, हाई। जो मेरे पास कोलम्बिक रिपल्सन क्या होती है, लो होती है। और मेरी जो शील्डिंग पावर है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। ओके जी, अब अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी सेकंड, N2 पॉजिटिव। अगर यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन सेकंड निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी सेकंड, O2 2 पॉजिटिव। तो अब जो आपके पास सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की। किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। ऐसा किसकी वजह से हुआ कि सेकंड में जो आपका ऑक्सीजन था वो हाफ फील्ड हो जाता है और नाइट्रोजन आपका लेस देन हाफ फील्ड होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगी आपकी, ज़्यादा। आई जी बात समझ में, श्योर हो, पक्का। देखो बेरिलियम हो गया फर्स्ट सेकंड, नाइट्रोजन फर्स्ट सेकंड, उसके बाद एटॉमिक साइज करा दिया, पीरियड में ट्रेंड हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम,
रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पर मेरा क्या हो रहा है जी, सेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज। सेल नंबर के इंक्रीज होने से मेरा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है जी, इंक्रीज। एटॉमिक साइज किसकी वजह से इंक्रीज हुआ था, आपका एटॉमिक रेडियाई की वजह से। और आपको पता है जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज के साथ रिलेशन क्या है जी, इनवर्स है। डाउन द ग्रुप जाने पर आपका साइज क्या होता है जी, इंक्रीज। तो जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी के डिक्रीज होने का मतलब है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, एक आपके पास लिथियम और एक आपके पास सीजियम, तो जो आपके पास सीजियम है, सीजियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए क्या होगा जी, इजी होगा। और लिथियम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो जी, रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी जी, हाई लगती है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या लगेगी, हाई लगेगी। आई बात समझ में। अब ये बात मैं किस तरह से कह सकता हूँ कि मेरे पास लिथियम से लेकर अगर मैं सीजियम तक जा रहा हूँ, तो सीजियम लिथियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन मेरे क्या कर रहा है जी, इजीली डोनेट कर पा रहा है, या क्या कर पा रहा है जी, लूज कर पा रहा है। इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेगा, लूज करेगा। और जो सब्सटेंस आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको आप क्या बोलते थे, मेटल्स। मेटल्स बोलते थे। क्या बोलते थे जी, मेटल्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा मेरे पास मेटेलिक कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा मेरे पास क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर होगा, वो मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली होगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी क्या हो रही होगी, घट रही होगी जी। ठीक है जी, पक्का आई बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कि मेटेलिक करेक्टर के मेरे पास क्या जी, इन्वर्सली। आगे सेम टू सेम मैंने ये भी बताया, अगर आपके पास कोई कटायन है और आपके पास उसका कोई पेरेंट एटम है, एक मेरे पास सोडियम और दूसरा मेरे पास सोडियम पॉजिटिव, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, Na पॉजिटिव की। ये तो हम करके आए हैं पहले से ही। जितना ज़्यादा मेरे पास क्या आता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। लेफ्ट से राइट का ट्रेंड हो गया, टॉप से बॉटम का हो गया, एक पीरियड्स का हो गया। उसके बाद आपका क्या कुछ लिखा है इसके पिटारे में, ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई। HF की आयोना गैलियम और आपके पास एल्यूमिनियम लिखा है। एक जो आपकी बातें लिखी गई है उसके बारे में बातें करते हैं कि मेरे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और मेरे पास क्या जी, थैलियम। अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे मैं किसकी तरफ पहुंचा, गैलियम से, एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ, तो मेरे को नज़र आया कि जो मेरे पास गैलियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या है जी, ज़्यादा, या मेरे पास हाई है। इसके पीछे का रीज़न कल भी बताया था, क्या बताया था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले कौन आता था, जिंक। कौन आया था, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी, 3D। मैंने लिखा था आर्गन 18, 4s2 3D 10। और जो मेरे पास गैलियम कौन से पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, तो इसको हमने लिखा था 4s2 4
P1, 6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास क्या आती है 2s2 2p1, ये मेरे पास होगी 3s2 3p1, ये मेरे पास होगा 4s2 4p1। और फिर बात आई थी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की, ये मेरे पास फोर्थ पीरियड का न्यूक्लियस, ये मेरे पास ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, ऑर्बिट नंबर सेकंड, ऑर्बिट नंबर थर्ड, ऑर्बिट नंबर मेरे पास क्या जी फोर्थ, n इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पर मेरे पास जिंक है जी, कौन आया जिंक, यहाँ पर मेरे पास है गैलियम, ये मेरे पास d ऑर्बिटल, और यहाँ पर मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है p में, ये मेरे पास आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, ये मेरे पास कौन सा होगा जी इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डी में। ओके, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा, एस की सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसकी पी की, डी की और एफ की। और अब अगर बात करता हूँ, पहले मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल आया डी, और उसके बाद कौन आ रहा मेरे पास पी। मेरे पास जो डी की शील्डिंग पावर है, डी की मेरे पास क्या है जी जो शील्डिंग पावर, और बात करूँ कौन सी मेरे पास स्क्रीनिंग पावर, वो पी से क्या है जी कम है, पी से मेरे पास क्या है जी कम होने का रीज़न क्या था कि मेरे पास डी में 4 लोब थे और मेरे पास पी में कितने लोब थे 2 लोब थे। ठीक है जी, बॉडीगार्ड वाला एग्जांपल दिया था। ओके, डी के 4 लोब, पी के 2 लोब, और पेनिट्रेशन पावर और शील्डिंग पावर किसकी ज़्यादा, पी की ज़्यादा। तो ये जो न्यूक्लियस के करीब इजीली कौन जा पाएगा, पी ऑर्बिटल जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी है इसकी स्क्रीनिंग पावर पी के रिस्पेक्ट में क्या है जी कम है, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब जा पाएगा। तो न्यूक्लियस के बीच में और पी के बीच में जो पी ऑर्बिटल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जी बढ़ती है। रीजन क्या लिखा आपने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, रीजन क्या लिख रहे हो जी आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सेम टू सेम किसका एग्जांपल लिख रखा है इसने कि मेरे पास एच एफ की किससे ज़्यादा है जेड आर से, किससे, रीजन क्या था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी किसकी ज़्यादा एच एफ की किससे जेड आर से, ये प्रूव करनी है जी। ओके, इसके लिए हमने क्या किया स्कैंडियम टाइटेनियम और मेरे पास वेनेडियम, फिर लिखा था सेकंड ईयर लाई एस टी जरा हाफ वो नवाब था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट की 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s2 लिख लोगे इतने। इसको देखकर लिखना शिकायत, अगर 3 है तो 4 लिखना, 4 है तो 5 लिखना है, 3 था तो 4 लिखना था, 4 था तो 5, 3 4 4 5 लिख दिया जी। ऐसा लिखने के बाद बोला था कि मेरे पास लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर कितना 57। जब इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 57 था तो 57 के बाद मेरे पास एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, और मेरे पास एफ ब्लॉक में एफ के कितने एलिमेंट आते हैं मेरे पास 14 एलिमेंट आते हैं। मेरे पास पहले एफ ऑर्बिटल आया और एफ ऑर्बिटल के बाद फिर मेरा डी ब्लॉक स्टार्ट हो गया एटॉमिक नंबर 57 से। जो मेरे पास एफ ब्लॉक था वो चला 58 से लेकर 71 तक, 14 एलिमेंट थे अपने पास। अब यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट डी में आया। अब मैंने बोला कि मेरा जो इनर डी, इस यहाँ पर पहले डी आ रहा है
डी के बाद डी आ रहा है। यहाँ पर पहले आपका एफ आया, फिर आपके पास क्या है, डी आया। जो आपके पास इनर ऑर्बिट है वो कौन सा आपके पास, एफ इनर ऑर्बिटल मेरे पास कौन सा आया, एफ आउटर ऑर्बिटल मेरे पास क्या है जी, डी। अब आपको पता है कि जो एफ की शील्डिंग पावर कम, डी की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, ये लिखा हुआ मेरे पास। एस पी डी पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा, एस की, एफ की सबसे कम, डी की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा, एफ की कम, शील्डिंग पावर एफ की कम, डी की ज़्यादा। अब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में आया, एफ में, इनर इलेक्ट्रॉन किसके, एफ ऑर्बिटल के, आउटर इलेक्ट्रॉन किसके, डी ऑर्बिटल के। डी की जो मेरे पास पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज़्यादा। एफ की जो शील्डिंग पावर है, कौन सी पावर, शील्डिंग पावर, वो अपने को पता है कि दीपिका लिस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन मेरा इजीली एंटर कर पाएगा। अगर इजीली एंटर कर पाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेरे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। यह मैंने लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से बताया था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेरे पास जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का और जो मेरे पास साइज का रिलेशन क्या है जी, इनवर्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने का मतलब मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना और आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज होना बात मेरे लिए क्या जी, बराबर है। तो इस पूरी प्रोसेस का नाम ही मेरे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था। नंबर ऑफ लोब्स का जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर लोब का जिक्र किया था, वो बातें मेरे पास सारी क्या थी जी, सेम जो मैंने कल बताया था, सेम टू सेम मेरे पास इसमें रीजन रहेगा। क्लियर, दोबारा बताऊँ, पक्की बात है, कर लोगे। ये मेरे पास क्या है जी, आयोनाइजेशन।